हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दुनिया में, इकोनॉमिक्स के जहान में, इकोनॉमिक्स के संसार में आप सबका स्वागत है। वो बच्चे जो इस समय 12th में हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, एक साल 11th मेरे से पढ़ चुके हैं। और वो बच्चे जो अभी 11th में आए हैं, बहुत छोटे बच्चे जो अभी 11th में आए हैं, जी हाँ, 11th के बच्चों को छोटे बच्चे ही बोला जाता है। वो बच्चे जो 11th क्लास में आए हैं वो अक्सर ये सोचते हैं, सर इकोनॉमिक्स एसएसटी के अंदर पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, तब भी समझ में नहीं आया था, अब समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है 10th में और 11th में। आई विल टेल यू माई सेल्फ वैभव श्रीवास्तव एंड आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स। एंड आपको एक बात बताता हूँ मैं, इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चों, वो दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट। इसलिए मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अदर जितनी भी साइंसेज हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सभी इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस वर्ड का ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये वर्ड बना कैसे है। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिया से बना है। ओइकोनोमिया, इस शब्द को मैं अगर तोड़ता हूँ बीच में 2 भागों में, तो ओइको का मतलब होता है हाउस या फिर होम या फिर सोसाइटी, और नोमिया का मतलब होता है लॉज। मीन्स ऐसे लॉज जो हमारी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लॉज जो हमारे डेली रूटीन से बिलोंग करते हैं, ऐसे लॉज जो हमारे घर से, परिवार से, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे लॉज हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आप सोचो, मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप डेली करते हो, राइट? मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो आप डेली करते हो, बस हमें उसे एक सूटेबल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, सूटेबल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है। समझे आप मेरी बात को? नेक्स्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द लॉज विच आर बिलोंग्स टू द सोसाइटी। नेक्स्ट, मैं अब आपको एक बात और बताता हूँ, उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोर्स की बात बाद में करेंगे, कोर्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट। आप में से कितने लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप क्या बोलेंगे? बताइए, आप क्या बोलेंगे? आप सबको इसका आंसर पता है और एंशियंट टाइम से ही इसका आंसर चला आ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एंशियंट टाइम के अंदर सोशल स्टडीज़ के अंदर मौर्य एम्पायर पढ़ा है? पढ़ा है आपने मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर में एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे जो आगे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, कौटिल्य। नाम सुना है? कौटिल्य सुना आप लोगों ने? कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, एक ही बात है। चाणक्य नीति भी आती है ना? हाँ, सुना है, बहुत सारी बातें सुनी हमने। कौटिल्य जो है, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स इन इंडिया। वो पहले पर्सन है जिन्होंने इंडिया के अंदर इस शब्द को बताया था, इस शब्द की वैल्यू बताई थी, इस शब्द के मायने बताए थे। लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ी, जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ी, वैसे वैसे हम लोगों ने पढ़ा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज मिस्टर प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशंस दी, वो डेफिनेशंस बिलोंग करती हैं आपकी वेल्थ को। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जितनी भी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, वो सब कहलाती हैं आपकी वेल्थ डेफिनेशन।
प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक बात बोली थी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इज द साइंस ऑफ मनी। बट एग्जैक्टली एक बात बताइए, क्या ये बात सही है पूरी तरीके से? क्या पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज द ओनली साइंस ऑफ मनी? नो, इट इज नॉट ओनली द साइंस ऑफ मनी। इस पे आगे बहुत सारी बातें चली। आगे हमारे सामने एक और प्रोफेसर आए, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो कहलाई आपकी वेलफेयर डेफिनेशन। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ये बताया था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, और प्रोफेसर मार्शल ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल मनी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी में जो वेलफेयर होते हैं, हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से लिविंग होती है, हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई होती है, उन सब से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। ये आपको एक बहुत बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोग एक बात सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे 11th और 12th दोनों क्यों लिखा है? क्या ये चीज़ दोनों क्लास में आती है? इस साल यानी कि इस एकेडमिक ईयर के अंदर बच्चों 11th क्लास का कोर्स चेंज हुआ है, आपको पता होगा ये वाली बात। तो इस साल जो 11th क्लास की फर्स्ट बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और इसी साल जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, विथ सेम एलिमेंट्स एंड सेम कंटेंट। कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। वही 40 मार्क्स का इसका वेटेज है और वही 40 मार्क्स का 12th क्लास में भी इसका वेटेज होगा। बट जब 11th क्लास 12th में आएगी तब कोर्स चेंज होगा। 12th क्लास का सब कुछ रूटीन में आएगा, लेकिन इस साल 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों को बताने से पहले इसके बारे में बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अ सब्जेक्ट दैट फोकस ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एक ऐसा सब्जेक्ट जो फोकस करता है रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस पे इज नॉन एज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को मैंने 2 भागों में बांटा, फर्स्ट माइक्रो और सेकंड मैक्रो। अब वापस से वो लैटिन वर्ड आने वाले हैं, हम क्या करें, हम कुछ भी पढ़ने जाएं। पहला वर्ड ये कि ये लैटिन वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बच्चों लैटिन वर्ड के माइक्रोस से आया है, वो लैटिन वर्ड के माइक्रोस से आया है। और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो है वो लैटिन वर्ड के मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है होल या फिर लार्ज। अब इन दोनों में और भी डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, पास में एक टेबल मैंने बनाई है। माइक्रो और मैक्रो इन दोनों में रिलेवेंट स्टडी के लिए और इन दोनों के अंदर डिफरेंस को बताने के लिए। तो पहले मैं आपको छोटी सी बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, विच स्टडीज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये एक ऐसा पार्ट है जो इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और माइक्रो की बात करें
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है होल, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, कंप्लीट स्टडी करता है, कंप्लीट फुल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, फुल स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इन दोनों में ये आपका डिफरेंस होता है। मैं बात करूँ कि डिफरेंस आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का फुटअप होता है, सॉरी 2 मार्क्स का फुटअप होता है। ये कंप्लीट चैप्टर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 3 मार्क्स का आएगा, एंड माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे फुटअप होता है। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई डिफरेंस आए, जब भी आपके सामने कोई डिफरेंस आए तो आप याद रखिएगा, आपको डिफरेंस लाइन बाय लाइन नहीं देना, आपको डिफरेंस हमेशा टी फॉर्मेट में देना। कभी भी पूछ ले आपसे, कोई सा भी डिफरेंस पूछ ले आपसे, आपको डिफरेंस जितने भी होंगे वो टी फॉर्मेट के अंदर देने। ये बच्चों ये टी फॉर्मेट होता है। नंबर 1 सीरियल नंबर, बेसिस मतलब किस बेस पर मैं इन दोनों में डिफरेंस कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करते हैं नंबर 1 स्टडी के बेस पे डिफरेंस करते हैं। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होल को स्टडी करता है। मैंने अभी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफाइन किया था इस चीज़ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज ओनली द इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल यूनिट को स्टडी करेगा। सेकंड बात करें फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिलोंग्स विद द प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बिलोंग्स विद द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। थर्ड बात करें कौन कौन से टूल्स काम आते हैं इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई, ये दोनों टूल्स काम आते हैं। इनके ऊपर सिंगल चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे इसको, डीप में पढ़ेंगे इसको, सिंगल चैप्टर्स है इसके ऊपर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपके आते हैं। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब बता देता हूँ पहले। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच द 2 फैक्टर्स आर इक्वल सिचुएशन। इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जहाँ पे 2 फैक्टर्स एक इक्वल फिनोमिना के अंदर होते हैं, इक्वल पॉइंट पर होते हैं। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट की हम लोग स्टडी करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम होता है, कॉमन इक्विलिब्रियम होता है, सबके लिए इक्वल वेटेज वाला इक्विलिब्रियम होता है। मैकेनिज्म की बात करें, या प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम काम करता है। पैराडॉक्स की बात करें तो सेविंग इज गुड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स बट सेविंग इज नॉट गुड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोले सर ये क्या चक्कर है? हमारे घर वाले हमको आज तक बोलते आए हैं कि बेटा जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, या फिर घर वाले आज तक हमें, मम्मी या पापा में आज तक ये बोलते आए कि अगर आपके पास ना जेब में जितने भी रुपए हैं ना वो सारे खर्च नहीं करने हैं, आपको थोड़े पैसे बचाने भी हैं आपको। तो यहाँ भी बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ बचाने की बात नहीं कर रहे आप। तो सर या तो वो गलत थे या हम गलत हैं, या फिर ये बुक गलत है। नहीं, ना वो गलत थे, ना आप गलत हो, ना ये कंसेप्ट गलत है। तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है। मैंने यहाँ पे पैराडॉक्स लिखा है, आप देख सकते हैं। पैराडॉक्स मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेविंग अच्छी होती है, इंडिविजुअल पर्सन सेविंग करता है तो अच्छी होती है, लेकिन अगर पूरा देश सेविंग करेगा तो गलत होगा। अभी मैं आप लोगों को एक रेलेवेंट एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी क्या निकल के चुका है? लॉकडाउन निकल के चुका है। इसमें लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी। अब नौकरियाँ नहीं थी तो जिन लोगों ने सेविंग करी उन्होंने सेविंग से ही अपना जो रूटीन है वो पूरा किया है।
सेविंग से ही खाना खाया उन्होंने, सेविंग से ही कपड़े पहने उन्होंने, सारा काम सेविंग से ही किया ना, तो सेविंग इज गुड, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बात तो बता रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बहुत सारे काम किए थे। उन्हें महीने का राशन अवेलेबल कराया था, बिजली के बिल में थोड़ा बहुत डिडक्शन किया गया है, और उनके जो जनधन खाते हैं उसके अंदर 500 रुपये पर मंथ जमा कराए गए थे। और अभी आपने देखा होगा जो पीएम मोदी फिर से लाइव आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने ये बताया कि जो राशन दिया गया था ना वो नवंबर के मंथ तक एज यूजुअल दिया जाएगा। तो वहाँ तो कोई सेविंग नहीं हो रही, वहाँ तो बल्कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जहाँ पर देश में इनकम नहीं आ रही वहाँ पर देश एक्सपेंसेस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सेविंग इज़ नॉट गुड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, द कंसेप्ट ऑफ होल। अगर देश सेविंग करेगा, अगर देश पैसा बचाएगा, तो देश में रहने वाला पर्सन कभी भी डेवलपमेंट, कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि सेविंग अगर एक आदमी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा देश सेविंग करेगा, तो अगर पूरा देश सेविंग करेगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो सर प्रॉफिट कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव होगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा, हमारी रोड्स कैसे इम्प्रूव होंगी, हमारे डैम्स कैसे इम्प्रूव होंगे, मनरेगा में लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कैसे चलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस किस तरीके से चलेंगे। एट लास्ट मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो सेविंग कंसेप्ट है, माइक्रो की बात करें अच्छा है, बट पूरा देश अगर सेविंग करेगा तो सेविंग सही नहीं है, वो देश को और डुबा देगी। इसीलिए इस बार लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे सरकार की इनकम नहीं थी, सरकार ने इनकम पे तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या दिया कि एक नॉर्मल आदमी जो डेली बेसिस पे कमाने वाला है, रिक्शा वाला कमाने वाला है, अब 2 महीने का लॉकडाउन है, अगर वो रिक्शा नहीं चलाए तो पैसे कैसे कमाएगा, उसका घर कैसे चलेगा, घर में बच्चे होंगे वो खाना कैसे खाएंगे, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने करी थी। मतलब क्या है कहने का, इनकम की जगह पे उन्होंने एक्सपेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया था। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे को सेव करती तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पूरा ख़राब हो जाता, नंबर ऑफ डेथ्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि सेविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बात है, बट मैक्रो के लिए अच्छी बात नहीं है। ये वाला वीडियो बच्चों सुनिएगा, 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। हम लोग ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर इस चैप्टर को आगे और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।